मेरे साथ में जो उस दिन घटना बनी थी, शॉर्ट में बता देती हूँ। वो अगर वहाँ पे एक पुलिस ऑफ फ्रेंड करके था, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर मेरे लिए वो वहाँ पे साक्षात भगवान की तरह था। अगर वो ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है, वो निर्भया कांड 2 करके आप लोग शायद इस वक्त कैंडल लाइट लेके रोड पे उतर चुके हो। जय हिंद। सुनीता यादव वो नाम जो आज लेडी सिंघम के नाम से जाना जा रहा है। सुनीता यादव बहन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रॉयल सोल्जर फैमिली ने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जिसने कल वाला वीडियो देखा, और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे डिटेल्ड वीडियो अगर किसी ने बनाया तो वो खुद रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा। सुनीता यादव की इस मुहिम में हम सारे एक साथ लड़ते रहेंगे, क्योंकि मीडिया ने उनके पीछे हाथ खींच लिया है। मीडिया बोलता है कि हम इसकी कवरेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया वाले ज़बरदस्ती उसके पास आके बोलते हैं आप इंडिविजुअली हमें बाइट दो, हमारा वीडियो बनाओ। कभी बिना मास्क के जाके उसके पास खड़े होते हैं, पर वो ठहरी वीर शेरनी हमारी एनसीसी कैडेट और एक बहादुर सिपाही, वो कहती है कि पहले मास्क लगा के आओ, उसके बाद में इंटरव्यू लूंगी। इस बात को लेकर मीडिया कर्मी भड़क गए और बोले हमें नहीं करना तुम्हारा इंटरव्यू, उसको छोड़ के चले गए। लेकिन रॉयल सोल्जर चैनल ऑन यूट्यूब, सुनीता यादव बहन तुम्हारे साथ हमेशा से खड़ा रहा और हमेशा से खड़ा रहेगा। हम किसी मीडिया के मोहताज नहीं। हमने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे इंसाफ दिलाया है जो मीडिया के सामने गिड़गिड़ाते थे, पर मीडिया उनकी हेल्प नहीं करता था। हम आपके साथ रहेंगे लास्ट तक, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो दोस्तों उस रात क्या हुआ, सुनीता यादव ने बहुत ही भयंकर खुलासा किया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ निर्भया 2 गैंगरेप वाला कांड हो सकता था, लेकिन बहुत सारे खुलासे नहीं कर रही हैं। जब जब इनके वीडियोस मुझ तक पहुंचते रहेंगे मैं आपको इनका एक एक डिटेल दिखाता रहूंगा। तो जुड़े रहेगा अपने चैनल के साथ, रॉयल सोल्जर चैनल ऑन यूट्यूब। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, हुक्मरानों तक इसको पहुंचाइएगा। मुझे क्या बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो ये है कि ये लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब आए तो मैं कमिश्नर कचहरी से बाहर निकली तो मैं इनको इंटरव्यू नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे मेरे जो ऑफिशियली काम काज थे वो बाकी थे, तो मैं नहीं कर सकती थी, उनको इंटरव्यू नहीं दे सकती थी। क्योंकि हम एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में है, तो हमें हमारा डिसिप्लिन जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक शायद ना वो फॉलो करे तो चले, लेकिन हम एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर हमें फॉलो कंपलसरी करना पड़ता है। जो कांस्टेबल है वो मेरे ऊपरी अधिकारी हैं। कांस्टेबल साहब जो है वो मेरे ऊपरी अधिकारी हैं। जो नए आए हैं उनको बता दूं कि मैं कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक एलआर ऑफिसर हूँ। मुझसे जो कांस्टेबल है वो मुझसे एक पद ऊपर लेवल के अधिकारी हैं। पीएसआई जो है उसके ऊपर, आई मीन एएसआई उसके ऊपर, पीएसआई, ऐसे रैंक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रैंक है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें कि भाई हमारे सुपीरियर अधिकारी कौन, उसकी पहचान के लिए रैंक है। बाकी मेरे हिसाब से वर्दी जो पहनी है वो चाहे एलआर हो, एलआर ऑफिसर हो, चाहे कांस्टेबल ऑफिसर हो, एएसआई हो, पीएसआई हो, वो सारे एक जैसे हैं। पब्लिक के लिए खाकी वो खाकी है। पब्लिक को सबसे पहले जो मदद के लिए आते हैं वो कांस्टेबल ऑफिसर आते हैं, कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर आते हैं। तो मेरा तो मानना है कि लोगों को जो बाकी के पीएसआई, एएसआई वगैरह या फिर पीआई या डीवाईएसपी या एसीपी जो भी हैं, वो ऊपरी अधिकारी है, वो सिर्फ हमको गाइड करते हैं कि आपको कैसा काम करना है। आपके साथ जनरल पब्लिक के साथ या कॉमन पब्लिक के साथ कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले मदद के लिए अगर कोई पहुंचेगा तो वो या तो एलआर होगा या फिर पुलिस कांस्टेबल साहेब होगा। यही लोग हैं। तो आपके लिए जो असली हीरो हैं, आपके लिए जो असली मदद रूप जो आपके लिए बनते हैं वो है कांस्टेबल सर। कांस्टेबल ऑफिसर जो है वो आपके फर्स्ट ऑफिसर आते हैं जो आपके लिए मदद करते हैं। ठीक है। तो पब्लिक ने जो ये बना रखा है ये तो कांस्टेबल है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है ये वो। तो मैं यहाँ एलआर के पद पे रह के आपको ये बताना चाहती हूँ कि एलआर की जगह पे रह के जो मैं इतना कर सकती हूँ, जो स्टार्टिंग की ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की ये कर सकती है, तो जो एएसआई है, पीएसआई है, जो पीआई है, एससीपी है, तो वो उनके पास कितना पावर है। जो पावर जो है वो रैंक में नहीं है, पावर जो है वो खाकी वर्दी में है। हम लोग रात दिन 6 महीने तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके हमें सिर्फ पैंट पहनने को मिलता है। शर्ट हमें पूरे 9 महीने की हम क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। भाई वो चक्कर આવે છે મને થોડું ફેન ઓન કરી દો એકદમ સ્લોમાં કરીને।
सॉरी, एक सेकंड दीजिए मुझे प्लीज़। સોરી, મારે હવે લાઈવમાંથી જવું પડશે. મને સિરિયસલી तबीयत बहुत ख़राब થઈ રહી છે. મારા ख्याल प्रमाणे તમે मतलब लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि लिटरली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और आप मुझे प्लीज़ समझिए, क्योंकि मेरे ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। मुझे जान से मार देने तक की धमकियाँ आ रही है और मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरी सोसाइटी के नीचे पुलिस फोर्स आ चुकी है। मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है। मेरे घर पे भी सुबह शाम पीएसआई मोदी साहब, मैडम मोदी साहब जो है ऑफिसर, पीएसआई ऑफिसर है, वो आ रहे हैं। वो मुझे एक एज अ ऑफिसर नहीं पर एज अ एल्डर सिस्टर की तरह मुझे हेल्प कर रहे हैं। अमरोली पुलिस से पीएसआई मोदी साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी मेंटली, उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रेस कम करा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने लाइव आ पाई हूँ, अदरवाइज आज भी मैं नहीं आ पाती। तो आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो लोकल मीडिया फैला रहा है वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाल रखी थी और 50% से कम लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। तो मेरा उनको सिर्फ यही कहना था कि आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैं आपको सामने से बुला रही हूँ क्योंकि उसमें हुआ यूँ था कि एक एक रिपोर्टर मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मैडम आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें दीजिए, किसी और को नहीं, हमें दीजिए। पर मैं सबका सोच रही हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ जिस फील्ड में हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको इस काम के लिए रखा है कि भाई आप सबकी मदद करो, सबके लिए करो। तो मेरे हिसाब से जो रिपोर्टर है, जो भी प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी फर्ज बनती है कि सच्चाई को बाहर लाओ, ना कि अपनी रोटियां सेको। पेલું કહેવાય ને ગુજરાતીમાં બધાને પોતપોતાના રોટલા સેકવા છે, बराबर। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए। अभी मैंने जो एमएलए की लड़के की गाड़ी में जो प्लेट रखी थी, सॉरी बोर्ड रखा था एमएलए का, उसको मैंने बाहर निकलवाया तो उसकी जैसी सेम मेरी एफबी पे एक फ़ोटो अपलोड करे रखी है जिसमें मैं मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी है, मेरे फादर मेरे साथ में, मैं उसमें खुद मौजूद हूँ। तो मैं वो जो उसने लगा रखा है वो मानती हूँ कि वो लगाना वैल्यूएबल नहीं है, मतलब मुझे भी कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ के लिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि शायद मुझसे भी गलती हो गई थी, ठीक है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि भाई वो लोग अपनी कार में पीएसआई लगा के घूम रहे, ताकि मतलब कोई उसका कोई मुझे गैर फायदा नहीं उठाना है उसका। मुझे सिर्फ इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा ज़रूरी था और हम लोग आउट ऑफ स्टेट के लिए निकले थे। तो अगर पुलिस लिखा होगा तो मेरे स्टाफ वाले हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं यार। मतलब वो कहते हैं ना कि जिस टेंशन में या जिस फ्रस्ट्रेशन में नॉर्मल पब्लिक सुसाइड कर लेती है, उससे डबल फ्रस्ट्रेशन, उसके डबल टेंशन में पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस वालों का दिमाग जो गर्म है उसका कारण है कि उनको बेचारों को इतना सारा काम करना पड़ता है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान ही हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी मेंटली जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। अगर आप उनसे तू ता करके बात करेंगे तो उनके माइंड पे स्ट्रेस होगा, आप पे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो रिएक्शन जो है उनके घर वालों पे पड़ता है। घर पे जाने के बाद, मतलब घर पे तो हर किसी की चलती है ना, मतलब अपने घर पे तो शेर भी नहीं, बिल्ली भी शेर होती है, लाइक दैट। तो मतलब कि घर पे तो हर किसी का चलता है। तो मैं अपना एग्जांपल लूँ, चाहे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स का लूँ, किसी का भी लूँ, अगर बाहर हमारा दिमाग ख़राब हुआ है, लोकल लोगों ने किया है या फिर मीडिया ने किया है या फिर किसी भी कारण हमारा दिमाग ख़राब है, तो वो दिमाग ख़राब होने का जो गुस्सा है वो घर वालों पे निकलता है। तो वो जो लोगों की वजह से हमारे घर वालों को भी सहन करना पड़ता है। सिर्फ आप लोग ही गालियाँ खा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैंने अपने खुद के भाइयों को भी आज सुबह से कम 4 से 5 बार गाली दी। गाली दी इन से मतलब उसको डांटा, कमीना, ये वो तो कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हुआ। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ या फिर मैं कोई सुपीरियर अधिकारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल एलआर ऑफिसर हूँ
जिसमें एक मर्यादा आ जाती है। मेरे पास काम करने के लिए काफ़ी सारा कुछ है जो हमें करना चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको दानत से काम करना है, मीन्स कि एकदम सिंगम बन के काम करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उनके ऊपरी अधिकारी ने मजबूर कर रखा है। उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अकेली हूँ मीडिया में, मैं अकेली पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, पर उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाती है। कुछ लोगों की मजबूरी ये है कि भाई 20,000 में या फिर जो भी सैलरी 25-30 हज़ार, उसमें घर नहीं चलता। हम लड़कियों का चलो ठीक है फिर भी कि हम लोग संतोष कारक हैं, 10,000 में भी काम चला लेते हैं। अभी हुआ यूं कि अभी 2-4 दिन पहले की घटना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पुलिस वाले वो रिश्वत ले रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं? आप क्यों में जाइए, सिर्फ ले रहे हैं उसमें मत जाइए। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनकी सैलरी बेचारों की 20,000 25,000 है। आप मुझे ये बताइए कि उनकी ट्रांसफ़र अगर सूरत में हो रही है तो वो इतने पैसे में क्या कर सकता है? मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं इन शॉर्ट में जो मुझे आपसे डिस्कस करने। मेरे साथ में जो उस दिन घटना बनी थी, शॉर्ट में बता देती हूँ। वो अगर वहाँ पे एक पुलिस ऑफ फ्रेंड करके था, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर मेरे लिए वो वहाँ पे साक्षात भगवान की तरह था। अगर वो ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है, वो निर्भया कांड 2 करके आप लोग शायद इस वक्त कैंडल लाइट लेके रोड पे उतर चुके होते। मुझे इंसाफ चाहिए, पर मैं ऐसा मानती हूँ इंसाफ के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं है। आज कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कोई PSI जो है उन्होंने रिज़ाइन करा है कोई पर्सनल मैटर से। मैं रिज़ाइन कर रही हूँ मेरे आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए। मुझे रिज़ाइन करना है ताकि मैं आगे की और अच्छी तैयारी कर सकूँ। मेन चीज़ है पावर, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी है। और एज ए IPS ऑफिसर मैं आना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या हो, कल मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर अगर मैं ज़िंदा रही तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और IPS ऑफिसर बन के आऊँगी। और उसके बाद जो ये लोग पावर की बात करते हैं, उन सब को धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों को हम समझाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे कोई इंटेंशन ज़्यादा बोलने का नहीं है। लास्ट में बस एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। मैं 2 दिन से 3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो उस सब की वजह से भी, और मेरे ऊपर जो फेक कॉल आ रहे हैं, रात को 11 बजे लोग दरवाज़ा आके मुझे बजा रहे हैं और पूछने पे पता चलता है कि वो लोग रिपोर्टर नहीं है। तो अगर रिपोर्टर होगा तो उसके पास डेफिनेटली कार्ड होगा, कार्ड नहीं है उसके पास, इसका मतलब ये कि जो कानानी सर हैं उन्होंने अपनी जगह से मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए आप समझदार है, समझ सकता है, पर मैं किसी का नाम नहीं देना चाहती, कोई भी हो सकता है, चाहे कोई और हो, ये हो वो हो, पर आप समझदार हैं काफ़ी। आप सिर्फ इतना मानिए कि मेरे ऊपर इस वक्त मेरे डिपार्टमेंट तरफ से भी मुझे अभी ऑफिशियली काम करने बाकी है। राजनीति तौर से भी मुझे अभी कुछ और करना बाकी है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा, मेरी लीगली प्रोसेस जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं जल्दी आऊँगी और कोशिश करूँगी। कल सुबह मैं वापस अपना इस्तीफ़ा देने जा रही हूँ, रिज़ाइनिंग लेटर कल सुबह मैं कमिश्नर ऑफिस जा रही हूँ 11 से 12 के बीच। एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरे ऊपर बंदूक की नॉक मुझे चलना पड़ता है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। मेरी आंखें भी अब नहीं खुल रही हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि मुझे ऐसे अपना साथ दीजिए ताकि मैंने जो सिस्टम के खिलाफ फाइट करने की कोशिश करी, इतनी हिम्मत करी, वो मेरी हिम्मत बरकरार रहे और आगे जाके भी मैं और अच्छे काम कर सकूँ मेरे डिपार्टमेंट में। जय हिंद, जय। सुनीता यादव बेटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे भाई तेरे साथ है, तेरी फैमिली तेरे साथ है, NCC कैडेट है ना तू, चिंता मत कर, तेरे सर तेरे साथ है, रॉयल सोल्जर फैमिली आपके साथ है, आखिरी दम तक आपके साथ लड़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहन की आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं। जो मीडिया कर्मी इनकी हेल्प करने से मना कर रहे हैं उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि रॉयल सोल्जर चैनल ऑन YouTube किसी मीडिया का मोहताज नहीं है। इंसाफ दिलाने में मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहन के साथ खड़े रहेंगे। पहली बार अगर चैनल को देखें तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस दी बेल आइकन ताकि अगले वीडियोस जब भी आएँ वो आपके स्क्रीन तक पहुंच सके। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।